नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में देखो जो भी पेपर हो रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स तो उनमें आता ही है, चाहे यूपीपीसीएल का TG2 हो या यूपी आर्विनल का TG2, इसरो हो या DRDO, इन सभी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का। वेबसाइट पर हम डेली फ्री क्विज़ अपलोड करते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी उस पर जल्द ही प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे। आप वेबसाइट ओपन करें और मेनू बार पर क्लिक करके ऑनलाइन क्विज़ खोलें। वहाँ पर आपको पहले से जितनी भी क्विज़ है वो सभी मिल जाएगी, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे पढ़ने के लिए और PDF भी आप उनकी डाउनलोड वहाँ से कर पाएंगे। तो एक बार वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड ऐप का, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है, ऑडियो एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है। दोस्तों, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल TG2 2019 के पेपर में सवाल आया। दिल्ली मेट्रो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन फरवरी 2020 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 में भी आया और हर जगह हमने देखा है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। हमें इसमें बी ऑप्शन के साथ जाना है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज रहती है। आइए ज़रा हम इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ऑडियो एम्पलीफायर ना दे करके थोड़ी सी लैंग्वेज और बदल दे और क्वेश्चन में दे दे कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर। दोस्तों, उस दौरान थोड़ी सी इसकी रेंज को डाउन कर दिया जाता है। वैसे तो क्वेश्चन जब आप ऑप्शन देखोगे तो कर दोगे, मुझे विश्वास है, फिर भी मैं बता देता हूँ तो आप याद रखना। कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर के मामले में 16 हर्ट्ज से लेकर 16 किलो हर्ट्ज वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। यानी ऑडियो एम्पलीफायर में दो चीज़ें आपको सोच समझ करके करना है कि दिया हुआ जो है वो ऑडियो एम्पलीफायर है कि कैस्केड एम्पलीफायर है, बस इतना सा समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो 1 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी वाले एम्पलीफायर होते हैं ना, तो दोस्तों इसे DC एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, वीडियो फ्रिक्वेंसी और आजकल तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी UHF एम्पलीफायर भी आ गए हैं। कोशिश करें आप एक बार इन सभी की फ्रिक्वेंसी रेंज पढ़ें, ऑफिशियल डाटा आपको मिल जाए तो। अदरवाइज़ आप इन 3 को याद रख लीजिए जो मैंने बताए हैं, ऑडियो और कैस्केड ऑडियो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इस तरह के नोट्स, न्यूज़ नोटिफिकेशन चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं और स्टडी मटेरियल चैनल पर बहुत सारा उपलब्ध है। इतना कंटेंट उपलब्ध है कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्लास A एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल पूछा है मास्टर। माय डियर, सवाल मैंने दिया क्यों? क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि आपसे पेपर में एम्पलीफायर के चारों प्रकारों के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और इसके 2 तरीके से उत्तर देने हैं आपको। एक तो जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है मैंने, और दूसरा देते हैं वो साइकिल के चक्कर में, साइकिल के ऑप्शन में, मतलब चक्कर वाला, हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल, लेस देन हाफ साइकिल, मोर देन हाफ एंड लेस देन कंप्लीट साइकिल। इस तरह के ऑप्शंस भी आपको देते हैं। क्लास A एम्पलीफायर का दोस्तों एक कंप्लीट साइकिल या होल साइकिल बोल सकते हो आप, यानी पूर्ण चक्कर में वो धारा का चालन करता है। पूर्ण चक्कर का जो अंतर माना जाता है वो 360 होता है। मैंने बताया अभी पिछले वीडियो में ही मैंने एक क्वेश्चन दिया था
कि जब हम AC में एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, तो वो 2 पाई के बराबर होता है, मैंने आपको बताया। और 2 पाई का मान जो है वो 360 डिग्री होता है। क्यों? पाई का मान 160 डिग्री होता है, 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री का हो गया। अब ये तो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट करें चारों एम्पलीफायर के बारे में। वर्ग A का कितने डिग्री पर है, वर्ग B का कितने डिग्री पर है, C का कितने डिग्री पर है, और एम्पलीफायर AB का कितने डिग्री पर है। किसी बच्चे को अगर अच्छे से याद है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और बच्चे इसे अच्छे से देख सकें और पढ़ सकें। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है? ध्यान से समझिएगा। एम्पलीफायर की कोई परिभाषा बता सकता है मुझे? हाँ, सही समझ रहे हो आप। एम्पलीफायर की परिभाषा होती है, अगर छोटे से रूप में बात करें तो इसकी परिभाषा है कि एक ऐसा सर्किट जो किसी सिग्नल में वृद्धि कर दे, मान को बढ़ाने वाला जो होता है उसे हम एम्पलीफायर बोलते हैं, मान में कमी करने वाले को हम अटेन्यूएटर बोलते हैं। ठीक बात है। अब इनमें से ये देखो, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर में से कि कौन सा ऐसा है जिसमें वोल्टेज गेन इकाई से कम है? क्यों? गेन शब्द का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है कुछ लाभ या कुछ पाना या कुछ प्राप्त करना। माय डियर, गेन का मतलब होता है आउटपुट सिग्नल इनपुट का उतने गुना ही बढ़ गया। अब अगर गेन इकाई से कम है, इसका मतलब आउटपुट बढ़ने की बजाय क्या हो गया? घट गया, कम हो गया। मतलब वो एम्पलीफाई होने के बजाय अटेन्यूएट हो गया। इसका मतलब यहाँ वो एक वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में काम में नहीं ले सकते जिसकी वोल्टेज गेन इकाई से कम हो। माय डियर, वोल्टेज गेन इकाई से कम कॉमन कलेक्टर की होती है, या फिर यूँ कहें कि तुलनात्मक रूप से कॉमन कलेक्टर की वोल्टेज गेन इनमें सबसे कम होती है। अब वोल्टेज गेन अगर कम है तो सीधी सी बात है वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करेगा, और अगर वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करेगा तो फिर वो वोल्टेज एम्पलीफायर हुआ कहाँ? सर्वाधिक वोल्टेज गेन मानते हैं कॉमन बेस की। ठीक बात है। कॉमन एमीटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वोल्टेज गेन भी इकाई से अधिक, करंट गेन भी इकाई से अधिक, इसलिए पावर गेन की भी इकाई से अधिक हो गई, यानी तीनों गेन इसमें इंक्रीज होती है। जबकि कॉमन कलेक्टर में क्या होता है कि करंट गेन जो है वो तो गामा यानी इकाई से बहुत अधिक, लेकिन वोल्टेज गेन जो है ना वो इकाई से कम रह जाती है। खैर, इन तीनों के बारे में आप और पढ़ें। मेरा यहाँ सवाल देने का मकसद था कि आप इस टॉपिक को एक बार और पढ़ें, कवर करें। अपने YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा और कंप्लीट ऐप में तो है ही। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ कनेक्ट होना, हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें कंप्लीट पेड कोर्स है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम एक कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं और वो पूरे भारत में किसी भी ITI एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, सभी भर्तियों में आपके काम आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम डिस्टॉर्शन यानी सबसे कम विकृति किस एम्पलीफायर में होती है। दोस्तों, मैं विकृति ना पूछ करके आपसे एफिशिएंसी पूछ लूँ तो सवाल जचेगा थोड़ा सा आपके? ठीक बात है। याद रखें, एफिशिएंसी और डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर के मामले में एक साथ चलते हैं। एक साथ चलने का मतलब जिसकी दक्षता कम उसी का डिस्टॉर्शन कम, और ऐसे में हमारा क्लास A एम्पलीफायर ऑप्शन में आएगा। सबसे कम दक्षता, सबसे कम विरूपण, कोई किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है, सिग्नल बड़ा साफ सुथरा मिलता है। यानी आगे आपको क्लिपर या क्लैम्पर
लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक में 2 सर्किट होते हैं, पढ़ना इनके बारे में भी, स्नैपर सर्किट क्या होता है, क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट क्या होते हैं। सर्वाधिक दक्षता और सर्वाधिक विरूपण दोनों क्लास सी एम्पलीफायर में होते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल अगर चीज़ें आप याद रख सकें तो भी रखें, और आप में से किसी को याद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसकी कितनी दक्षता है। एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ, याद तो रख लेना। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता 35% से लेकर 50% होती है। कई बार पेपर में ऑप्शन आया है क्लास ए एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है, ऐसे सवाल कई बार पूछा है। तो इसकी मैक्सिमम जो है ना वो 50% ही हो सकती है, ध्यान रखना। वहीं क्लास सी एम्पलीफायर की मैक्सिमम 78% के आसपास होती है। ये बी जो है लगभग इसी रेंज में आता है, 70-75 बी की भी दक्षता कई बार बता देते हैं, क्योंकि इसमें एक एम्पलीफायर का प्रकार आता है जिसे बोलते हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, पुश और पुल। तो इसमें क्या 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पुश यानी दबाता है और दूसरा पुल यानी खींचता है। मतलब दोनों एक साथ नहीं चलते, एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। खैर इनके बारे में आप डिटेल से और पढ़ना, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों सवाल नंबर 5वां आपके सामने है। एक एम्पलीफायर है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। सेकंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि मैं आपको एक क्वेश्चन इसके बारे में करवा सकूं। क्वेश्चन क्या है कि जिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पूछे, उतने ही हार्मोन से उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। जैसे मौलिक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, हार्मोन नंबर 2 के बारे में पूछ रहा है, 2 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर होगा 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए मैं यहाँ 7वें हार्मोन की फ्रीक्वेंसी पूछता तो आप क्या करते, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करते और 350 हर्ट्ज इसका उत्तर करते। बताइए दोस्तों सवाल आपको समझ में आया क्या। मुझे लगता है आज इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो लाइक तो करना है, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे अपने साथ कनेक्ट हो, और वो कनेक्ट तभी होंगे जब मटेरियल उनके सामने जाएगा, और मटेरियल भेजना आपका काम है। आइए अगला सवाल। जब एम्पलीफायर के रूप में हम यूज़ करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर को किस क्षेत्र में प्रचालित होना चाहिए। दोस्तों ट्रांजिस्टर के 4 प्रचालन होते हैं, कट ऑफ, रिवर्स एक्टिव, फॉरवर्ड एक्टिव और सैचुरेशन। बैरियर को इसका प्रचालन नहीं होता है। कट ऑफ मोड में दोनों जंक्शन रिवर्स में होते हैं, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड में होते हैं। एक्टिव रीजन जब फॉरवर्ड में होता है तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स में होता है, और यही हमें चाहिए। हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है। ट्रांजिस्टर एक्टिव क्षेत्र में हमेशा संचालित होता है। हाँ, पेपर में क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि जब एक ट्रांजिस्टर एक्टिव क्षेत्र में हो तो उसके दोनों जंक्शन कैसे कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पहला जंक्शन फॉरवर्ड में, दूसरा जंक्शन रिवर्स वाइज में। याद रह जाएगा दोनों को, ठीक है। ट्रांजिस्टर का पहला जंक्शन एमीटर बेस के बीच में बनता है और दूसरा कलेक्टर बेस के बीच में बनता है। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें, जनरली हम बनाते हैं तो। अदरवाइज़ देखो कॉमन एमीटर काम में लेंगे तो फिर उसमें एमीटर जो है वो दोनों साइड रहेगा। तो पहला एमीटर बेस हो जाएगा और दूसरा कलेक्टर एमीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी बी ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। चलिए अगला सवाल। पी टाइप अर्धचालक है, उसमें क्या होता होगा। देखो सबसे पहला तो कि पी और एन जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। इंट्रिंसिक कौन होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
एक एक्सट्रिंसिक अर्धचालक में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी बराबर नहीं होते हैं, दोनों में से एक अधिक और दूसरा कम होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर होल मेजॉरिटी में होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं। वहीं अगर सवाल आपका एन टाइप के बारे में होता तब आपका सी उत्तर सही हो जाता। एन में होल कम होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। काफ़ी अच्छा है, याद रख लेना। पी टाइप के लिए 3 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं, एन टाइप के लिए 5 संयोजकता की अशुद्धि मिलाते हैं। इसमें वो आपका इंडियम, गैलियम, बोरोन, इसमें एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, है ना। मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एक पोर्शन आपको पढ़ना है यहाँ से भी। कुल मिलाकर मैं टॉपिक बताने की प्रयास कर रहा हूँ आपको, है ना, कि किस तरह से चीज़ें सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखो, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितनी होती है? 3-4 उत्तर दे देना। 1 माइक्रोमीटर लिख सकते हो, 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हो, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अवक्षेपर तो बोलते किसे हैं? जंक्शन के आसपास का क्षेत्र। आयन्स की स्टेबिलिटी के कारण उस लोकेशन या जगह पर कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस 15 से 16 मिनट में आपने बहुत कुछ सीखा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पर जाकर टेस्ट अटेंड कीजिए। वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।